नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सीएन साखरे एंड कंपनी में। मैं चंद्रशेखर साखरे नासिक शहर में रहता हूँ। पिछले 20 साल से अकाउंट फील्ड में काम कर रहा हूँ। इसके पहले के वीडियो में मैंने टैली प्राइम का बेसिक कोर्स को शुरुआत किया है। उसमें टैली में बेसिक अकाउंट कंसेप्ट हम सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज भी वही कंसेप्ट हमारी चल रही है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसका कंसेप्ट हमें मालूम है। उसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन में गुड्स में परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट आता है। उसमें कैश बेसिस, क्रेडिट बेसिस पे हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं। उसमें और एक शब्द आता है स्टॉक यानी इन्वेंटरी। उसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। उसके बाद सेल्स में कैश लेजर, कैश और क्रेडिट सेल्स में सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल यानी ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न भी हमने देखा है। उसके बाद और एक शब्द आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन में परचेसेस। उसमें कैश परचेस और क्रेडिट परचेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल और ट्रेड पेबल। उसके बाद और एक शब्द आता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ये भी हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था। उसमें बेनिफिट इन करंट ईयर यानी जिस चीज़ का बेनिफिट हम करंट ईयर में ले रहे हैं और उसका हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं। और जिस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हम फ्यूचर में ले रहे हैं उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। उसमें भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है उसमें एसेट एक शब्द आता है। एसेट कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स: नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। ये भी हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था। नॉन करंट एसेट का एक पार्ट होता है फिक्स एसेट। उसमें टेंजिबल फिक्स एसेट क्या होती है और इनटेंजिबल फिक्स एसेट क्या होती है ये भी हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था। उसके बाद कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी में नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी ये 2 शब्द आते हैं। जो करंट लायबिलिटी का पेमेंट हमें हमारा अगर 19-20 में हमने खर्चा किया, किसी से लोन लिया है और उसका पेमेंट हम 20-21 और 20-21 के जो 20-21 साल के बाद 21-22 साल भी आता है, वो साल में भी हम उसका पेमेंट कर रहे हो लायबिलिटी का, तो हम उसे नॉन करंट लायबिलिटी कहेंगे। वो भी हमने उदाहरण सहित अच्छी तरीके से पिछले वीडियो में देख लिया था। और करंट लायबिलिटी क्या होता है, समझो हमने सप्लायर है हमारा और सप्लायर से हमने परचेस किया है और उसका पेमेंट हम हमारे प्रीवियस ईयर में यानी 19-20 में कर रहे और अभी अगर नहीं कर सके तो अगले साल जो 20-21 साल आया उसमें हम कर रहे हो पेमेंट, तो उसे हम करंट लायबिलिटी के अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे छोटे छोटे जो हमारे लोन रहते हैं जो हम एक साल में पे करते हैं, किसका भी पेमेंट हमें देना पड़ता है, किसी सैलरी पेमेंट करना, लोन यानी किसी स्टाफ की सैलरी हमें पे करने की है, हमारे एक्सपेंसेस आते हैं, लाइट बिल, फ़ोन बिल, हमारा ऑफिस रेंट, ये सब हमारी करंट लायबिलिटी रहती है जो हम एक साल में उसे पे करते हैं। और जो लायबिलिटी हमें लॉन्ग टर्म में चलती है उसे हम करंट लायबिलिटी में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद और एक शब्द हमने देखा ड्राइंग्स यानी जो हमारा ओनर रहता है वो ओनर खुद के घर खर्चे के लिए जो पैसा बिजनेस में से निकाल विड्रॉन करता है, वो कैश में हो अगर काइंड में, वो उसका जो वैल्यू रहता है वो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में ड्राइंग के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट में एक शब्द और आता है रिसिप्ट। रिसिप्ट में भी 2 प्रकार की रिसिप्ट होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट यानी जो बिजनेस में हमारा अगर मोबाइल शॉप है और हम मोबाइल बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसका पेमेंट हमें मिल रहा है, उसका रिसिप्ट हमें मिल रहा है, वो रिसिप्ट हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। और इसके अलावा अगर हमारे
पास कोई स्क्रैप मटेरियल है, वहाँ से हमें पेमेंट आ रहा है, हमारा स्क्रैप मटेरियल हम बेच के हमें जो पेमेंट मिल रहा है वो भी हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। इसके अलावा हमारा किसी से हमने पेमेंट दिया है, उसका हमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो उसका भी रेवेन्यू रिसिप्ट के अंडर हम उसका एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। और कैपिटल रिसिप्ट यानी हमारी कोई पुरानी एसेट है, मशीन है, कार है, उसे हम बेच के हमें जो पैसा आ रहा है उसे हम कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। अगर वो एसेट हमारी बिल्डिंग भी हो सकती है, हमारा कंप्यूटर हो सकता है, हमारी मशीन हो सकती है, कोई भी कैपिटल हमारी जो फिक्स एसेट है उसे बेच के हमारा जो पेमेंट आ रहा है उसे हम कैपिटल रिसिप्ट कह सकते हैं। उसके बाद और एक शब्द आता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, प्रॉफिट यानी इनकम। इसका मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। रेवेन्यू यानी हमारा जो रेवेन्यू का मतलब होता है प्रॉफिट, और उसमें से अगर हमारे खर्चे माइनस होने के बाद जो बचा होता है उसे हम प्रॉफिट या इनकम कह सकते हैं। और बता सकते और एक रहता है रेवेन्यू रिसिप्ट, और एक इसमें भी हम बोल सकते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू पेमेंट। हमारा जो रेवेन्यू रिसिप्ट आ रहा है उसमें से हमने रेवेन्यू पेमेंट माइनस कर दिया, तो जो बचेगा उसे हम प्रॉफिट या इनकम कह सकते हैं। उसके बाद और एक शब्द हमारे बिजनेस में आता है लॉस। इट इज़ निगेटिव प्रॉफिट, इसे हम निगेटिव प्रॉफिट कहते हैं। अगर हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा है, उसमें से हमारा जो रेवेन्यू पेमेंट प्रॉफिट कम है वो माइनस किया तो बचता है वो लॉस। एक्सपेंसेस अगर 1,00,000 रुपये और हमारा खर्चा प्रॉफिट हमारा जो इनकम है वो 80,000 है, यानी हमारे 1,00,000 में से 80,000 रुपये माइनस करने के बाद जो 20,00,000 रुपये बचेगा वो हमारा लॉस रहेगा। ये एग्जाम्पल समझने के लिए बताया। तो अभी देखिए यहाँ तक हमने सब देखा था। हमने कहाँ से शुरुआत की थी? बिजनेस ट्रांजैक्शन से। उसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि इसकी अकाउंट, बेसिक अकाउंट की कंसेप्ट, जो 5 वर्ड आते हैं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस और कैपिटल, वो शब्द क्या होते हैं, उसका कंसेप्ट क्या होता है, हमने सब देखा था। उसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन को शुरुआत किया था, उसका यहाँ तक हमने देखा है पिछली वीडियो में। कहाँ तक? तो रिसिप्ट लॉस तक देखा था। उसके बाद हम आज देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल के स्वरूप में हम समझने का कोशिश कर रहे हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, क्लासीफाई वेदर फॉलोइंग आर रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट और एक्सपेंसेस। ये जो अभी नीचे बताए हुए एग्जाम्पल रेवेन्यू रिसिप्ट है कि कैपिटल रिसिप्ट है कि एक्सपेंडिचर है, हमें बताइए। तो अभी देखिए, हमारा दुकान है, सेल्स ऑफ गुड्स, हमने माल बेचा, तो ये हमारी क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। हमने रेंट पेड किया, हमारे ऑफिस का हमें रेंट पेड किया, ये भी हमारा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, खर्चा हो गया। हमने सैलरी पेड किया, हमारे स्टाफ था उसे हमने पेमेंट किया, ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। परचेस ऑफ गुड्स, हमने माल परचेस किया, तो वो भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। परचेस ऑफ मशीन, अभी मशीन परचेस किया, तो ये लॉन्ग टर्म का खर्चा है हमारा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद आता है परचेस ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को हमने परचेस किया, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद परचेस ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे करो या कैश से करो तो उसका कोई मतलब नहीं, पर परचेस ऑफ फर्नीचर हमने किया है क्रेडिट पे, उसका तो पेमेंट हमें देना ही है, पर हमारे पास फर्नीचर आ गया है तो हमें वो खर्चा हो गया, हमें दिखाना पड़ेगा, तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सेल ऑफ मशीन, हमने हमारी पुरानी मशीन को बेच दिया, तो ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट है। सेल ऑफ बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग को बेचा, तो ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट है। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लॉन्ग टर्म हमने लोन लिया मॉर्गेज करके, तो हमारा ये कैपिटल रिसिप्ट है। हमारे पास कैपिटल एसेट परचेस करने के लिए हमने लोन लिया, तो ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट है। सेल ऑफ स्क्रैप, हमने स्क्रैप बेचा, हमारे दुकान में बहुत सारे कार्टून बॉक्सेस पड़े हुए थे, हमने सब बेच दिए, तो ये हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है। नंतर कमीशन रिसिप्ट, हमने काम किया तो हमारे बिजनेस में हमें कमीशन मिल रहा है, तो वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट। हमने फीस लिया, फीस रिसीव्ड मिला, हमें एजुकेशन है हमारी फर्म, हमने फीस
लिया, हमारे जो बच्चे स्टूडेंट वहाँ उनसे हमने एडमिट करके उनसे फ़ी लिया, तो ये हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है। एग्जाम्पल समझने के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम्पल क्या हमें आइडिया आ जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट किसे कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट किसे कहते हैं, एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। चलो आगे जाके देखते हैं। और डिस्काउंट, when customer are allowed concession rebate in the price of goods or service और फ्रॉम अमाउंट पेबल, जो रकम लेनी है उस रकम पे छूट देना, इट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट। अभी देखिए हमारे बिजनेस में और एक शब्द आता है, कौन सा, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या है, जब वेन कस्टमर आर अलाउड, कस्टमर को हम कंसेशन देते हैं, रिबेट देते हैं, प्राइस के जो हमारा गुड्स की प्राइस रहती है उसके ऊपर, यानी किसी सर्विस पे देते हैं, तो वो अमाउंट हमारी पेबल है, तो फ्रॉम पेबल रहती है, इट इज कॉल्ड डिस्काउंट, उसे हम डिस्काउंट कहेंगे। देखिए ये समझने के लिए हम देखते हैं डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं। डिस्काउंट का मतलब हम किसी दुकानदार के पास गए और उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया, तो हमारी जो प्राइस है उसमें हमें डिस्काउंट मिला, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइस, जो हमारी प्राइस है समझो 1000 रुपये, और हमने उससे 800 रुपये में परचेस किया, तो ये हमारा डिस्काउंट है, 200 रुपये हमें कम देना पड़ा, तो ये हमें डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में हम एंट्री करते हैं ना, तो उसमें डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, 2 टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ये क्या होते हैं ये भी अच्छी तरीके से हम समझ लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अभी ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, इट इज कंसेशन रिबेट अलाउड बाय द सेलर, दुकानदार ने दी हुई छूट ऑन द बेसिस ऑफ आइदर क्वांटिटी, हमने अगर ज़्यादा क्वांटिटी परचेस की तो उसके ऊपर दुकानदार सेलर हमें डिस्काउंट दे रहा है। और वैल्यू ऑफ सेल, जो भी चीज़ है हम परचेस कर रहे, जो भी वस्तु हम दुकानदार से परचेस कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर हमने ज़्यादा यूनिट परचेस किए, ज़्यादा नग हमने परचेस किए, तो उसके ऊपर दुकानदार हमें क्या देता है, डिस्काउंट देता है। इट इज कंसेशन देता है, रिबेट देता है, छूट देता है। इट इज कंसेशन रिबेट अलाउड बाय द सेलर ऑन द बेसिस ऑफ आइदर क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ सेल। सेल आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट एट द नेट प्राइस, यानी जो भी डिस्काउंट हमें मिला है, तो वो डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट में। जो कीमत हमने ट्रेडर को, दुकानदार को पे की, वही अमाउंट को हम नेट सेल प्राइस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर ग्रॉस सेल प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, 1000 रुपये का हम प्राइस है वस्तु की, और 200 रुपये डिस्काउंट मिला है ट्रेड डिस्काउंट, तो 800 रुपये हमारी नेट सेल प्राइस है। सिमिलरली परचेसेस आर रिकॉर्डेड एट नेट परचेस प्राइस, सिमिलरली परचेस आर रिकॉर्डेड एट नेट परचेस प्राइस। देखिए नेट परचेस प्राइस का ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्ड होता नहीं। ग्रॉस परचेस प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, इन अदर वर्ड ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट एट ऑल। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता नहीं। यानी इस ट्रेड डिस्काउंट, देखिए हम डिस्काउंट शब्द आज समझ रहे हैं। डिस्काउंट शब्द में 2 प्रकार के डिस्काउंट आते हैं, एक आता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा आता है कैश डिस्काउंट। अभी तो फिलहाल हम ट्रेड डिस्काउंट क्या है
वो समझ रहे हैं। इट इज द कंसेशन रिबेट अलाउड बाय द सेलर ऑन द बेसिस ऑफ आइदर क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ सेल। सेल्स आर रिकॉर्डेड in account at net sale price. Similarly, purchase are recorded at net purchase price. Trade discount, gross purchase price less trade discount is equal to net purchase price. In other words, trade discount is not recorded in books of account at all. यानी ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता नहीं। तो देखिए, अगर आप अकाउंट में कहीं भी देखेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री आपको रिकॉर्ड की हुई दिखेगी नहीं। किधर भी जाओ आप, कौन से भी कंपनी का काम करो, कहाँ भी जाओ, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते नहीं। अगर हम दुकानदार के पास गए और दुकानदार को बोला कि हमें एक पेन चाहिए, तो वो बोलेगा इसका 5 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। हमने बोला ये पेन हम 10 पेन लेंगे आपसे, तो आप कितने रुपए में देंगे? तो बोले अगर आप 10 पेन लेंगे तो मैं आपसे 40 रुपये लूँगा, आपको 10 रुपये छूट मिलेगी। हर पेन में 1 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, हम 4 रुपये को एक पेन दूंगा। तो यानी हमें 10 रुपये का हमें क्या मिला? डिस्काउंट मिला। पर अभी जो 40 रुपये हम उसे पे करेंगे तो दुकानदार उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करेगा कि 40 रुपये का सेल ही दिखाएगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि 10 रुपये डिस्काउंट दिया, 50 रुपये का पेन था, 10 रुपये डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट की एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री रिकॉर्ड करेगा 40 रुपये की, और 40 रुपये की एंट्री अलग करेगा, 50 रुपये की एंट्री करेगा, 10 रुपये का डिस्काउंट दे के 50 रुपये का सेल नहीं दिखाएगा, वो 40 रुपये का ही नेट सेल दिखाएगा। हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री दिखाते नहीं। क्यों दिखाते नहीं? ये अच्छी तरीके से समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ये मेरा शोरूम है, ये शोरूम में बहुत सारे कपड़े, शर्ट है, मेरा शर्ट है। अभी एक शर्ट आप लेने के लिए आए मेरे पास एक शर्ट आप लेने के लिए आए, उसकी कीमत थी, ग्रॉस सेल प्राइस थी, शर्ट के ऊपर मैंने 2000 रुपये MRP का बैच लगा के रखा है। आप आ गए, कितना अच्छा शर्ट है, आपको पसंद आ गया, आपने बोला मुझे तो शर्ट अच्छा लग रहा है, तो आप एक काम करो, मुझे ये शर्ट 500 रुपये में देगो। आप बार्गेनिंग कर रहे मेरे से। मैंने बोला अरे 2000 रुपये का शर्ट है, आप 500 रुपये में, ये तो बार्गेनिंग नहीं, बहुत ही बार्गेनिंग हो गई, मैं नहीं दूंगा आपको 500 रुपये में। तो बोले अभी क्या करूँ? वो बोल रहा है नहीं, चलो 1000 रुपये देता हूँ मैं आपको। मुझे क्या बोले आप? 1000 रुपये दे दो, 1000 रुपये में शर्ट दे दो। मैंने बोला नहीं 1000 रुपये में मैं शर्ट नहीं दूंगा, एक काम करो मैं 1200 रुपये लूँगा। मैंने क्या बोला आपसे? मैं 1200 रुपये में शर्ट लूँगा। मेरा शोरूम है, आप शोरूम में आ गए और मेरे पास एक शर्ट है 2000 रुपये, उसकी MRP है। आपने बोला ये शर्ट मुझे 1000 रुपये में दे दो, मैंने बोला 1200 रुपये में दूंगा। आपने बार्गेनिंग की मेरे से, ठीक है, 1200 रुपये में हमारा डील हो गया। 1200 रुपये का शर्ट मैंने बेचने का हमारा डील हो गया। आपने भी 1200 रुपये देने का डील किया मेरे से। यानी 2000 रुपये का शर्ट था, आपने 1200 रुपये में मुझे डील किया, यानी ट्रेड डिस्काउंट आपको कितनी छूट मिली? 800 रुपये। 2000 रुपये का शर्ट था, 1200 रुपये उसने आपने परचेस किया, यानी 800 रुपये अपना क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट। अभी देखिए, नेट सेल प्राइस 1200 रुपये इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में मैं क्या करूँगा? 1200 रुपये का ही सेल की एंट्री करूँगा। ग्रॉस सेल प्राइस 2000 एंड ट्रेड डिस्काउंट 800 रुपये आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपको अभी क्लियर हो गया होगा। मैंने जो अभी कंसेप्ट बताने की थी आपको, इसकी डेफिनेशन, तो आपको आइडिया आ गया होगा कि ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं। ये ट्रेड डिस्काउंट है 800 रुपये। अगर बार्गेनिंग करके हम मार्केट में से कोई भी परचेस करेंगे तो जो बार्गेनिंग का डिस्काउंट हमें मिलेगा उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। वो ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में किधर भी रिकॉर्ड नहीं होगा। कोई भी
कहाँ भी देखिए, कहाँ भी आपको एंट्री मिलेगी नहीं स्टेट डिस्काउंट की। यानी मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 1200 रुपये का ही एंट्री रिकॉर्ड करूँगा, और आप भी, आप अगर आपका भी आप रीसेल करने वाली है वो चीज़, तो आप भी 1200 रुपये का ही परचेज दिखाएंगे। इतना तो आइडिया आ गया ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं। अभी कैश डिस्काउंट क्या होता है ये भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। कैश डिस्काउंट, इट इज कंसेशन, ये भी कंसेशन है, रिबेट है, अलाउड टू कस्टमर फॉर मेकिंग टाइमली पेमेंट और अर्ली पेमेंट। आपने मुझे टाइम पे पेमेंट किया, जल्दी पेमेंट किया, तो मैं आपको कैश डिस्काउंट दूंगा, रिबेट दूंगा, छूट दूंगा, कंसेशन दूंगा, उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। आपने मुझे टाइम पे पेमेंट किया, जल्दी पेमेंट किया, तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, उसे हम कैश डिस्काउंट कहेंगे। तो देखिए अभी कैश डिस्काउंट किसे कहेंगे। अभी देखिए 1200 रुपये का शर्ट है, हमारा आपका डील हो गया। मैंने बोला चलो भाई दे दो मेरे 1200 रुपये। आप बोल रहे हैं मेरे से कि अभी तो मेरे पास इतना पेमेंट नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, ये आप एक काम करो, ये 800 रुपये रखो और बाकी के जो 400 रुपये है ना वो मैं बाद में ला के देता हूँ। मैंने बोला अरे आपने तो इतना बार्गेनिंग कर दिया पहले से ही, और अभी तो बोल रहे आप 800 रुपये जमा कर रहे हैं और 400 रुपये बाद में करेंगे। एक काम करो, अगर आप मुझे पूरा पेमेंट करेंगे तो मैं आपको 100 रुपये का डिस्काउंट दूंगा। यानी मैं आपसे 1100 रुपये ही लूँगा, आप अगर टाइम पे मुझे तुरंत पेमेंट करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है, आपने बोला ठीक है, आपने मुझे 1100 रुपये दिए। यानी मैंने आपको कितना डिस्काउंट दिया अभी कैश पेमेंट का, हमारा ट्रांजेक्शन होने के लिए 100 रुपये का, उसे कहेंगे हम कैश डिस्काउंट। और एक एग्जांपल समझने के लिए बताता हूँ। मेरा जो शोरूम है, और शोरूम में से मैंने ऑलरेडी शर्ट बेचा है आपको, और आपने मुझे पेमेंट ही नहीं किया 1200 रुपये। मैं आपको बोलूँगा भाई आप 5 दिन में अगर मुझे पेमेंट करेंगे तो मैं आपको 100 रुपये का डिस्काउंट दूंगा। ये टाइमली पेमेंट करेंगे तो मैं आपको 100 रुपये का डिस्काउंट दूंगा, उसे कहेंगे हम कैश डिस्काउंट। ये कैश डिस्काउंट हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, बिल में दिखाते हैं। आइडिया आ गया। चलो अभी और एक शब्द आता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, बैड डेट्स। बैड डेट इज द अमाउंट विच बिकम्स irrecoverable from debtor. It may be because of insolvency or death of debtors. It is a loss to business. यानी बैड डेट क्या कहते हैं कि जो हमारा पेमेंट, अगर हमने किसी कस्टमर को माल बेचा है और वो पेमेंट हमारा नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो जो हमारा जिस पार्टी को हमने माल बेचा है वो अभी क्या हो गया है, दिवालखोर हो गया है, उसकी पोजीशन है अभी पेमेंट करने की, और अगर वो मर गया, मृत्यु हो गया उसका, तो भी आप वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उसे हम लॉस कहेंगे, और वो लॉस का शब्द हम बैड डेट नाम से बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इतना तो आइडिया आ गया। और एक शब्द बता देता हूँ, सॉल्वेंट पर्सन। ये इनसॉल्वेंट पर्सन समझने के लिए बता रहा हूँ। सॉल्वेंट पर्सन यानी लायक इज अ पर्सन हु इज इन अ पोजिशन टू पे हिज डेट। जो सॉल्वेंट पर्सन रहता है वो, उसकी पोजीशन, उसका जितना भी देना है सामने वाले का पेमेंट, वो देने में वो सक्षम है, उसे हम सॉल्वेंट पर्सन कहेंगे। और उसका विरोधी शब्द है इनसॉल्वेंट, दिवालखोर। वो पे नहीं कर सकता, उसके पास अभी पेमेंट नहीं है, अगर वो मर गया है, मृत्यु हो गया उसका, तो हमारे बिजनेस में जो लॉस आता है वो बैड डेट नाम से हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और सॉल्वेंट पर्सन जो कभी भी हमारा पेमेंट दे सकता है, उसकी पोजीशन अच्छी है पेमेंट देने के लिए, उसे हम सॉल्वेंट पर्सन कहेंगे। अभी और एक शब्द आता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, प्रोप्राइटर, ओनर। द पर्सन हु कमेंस बिजनेस एंड बियर्स
ऑल रिस्क एसोसिएटेड विथ बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर ओनर। ओनर किसे कहेंगे? जो बिजनेस को हैंडल कर रहा है, आगे लेके जा रहा है, सब जो नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, उसे वो बेयर कर रहा है और सब टाइप्स की रिस्क ले रहा है, डिसीजन ले रहा है, और उसे हम बिजनेस का ओनर कहेंगे, प्रोप्राइटर कहेंगे। इतना तो आइडिया है आपको, आप आगे देखेंगे। एंटिटी, एंटिटी इट मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट। ये एक इकोनॉमिक यूनिट है विच परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिव को परफॉर्म करता है। यानी रिलायंस है, टाटा, बजाज ऑटो है, विप्रो, ये सब एंटिटी है। इट में बी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, ईटीसी। ये इंडिविजुअल फर्म ओनर हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप रह सकती है उनकी, फर्म में हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म में, और कंपनी में भी एंटिटी आ सकती है। एंटिटी शब्द बहुत बड़ा है, आगे कम देखेंगे। अभी इतना तो आइडिया आ गया होगा एंटिटी शब्द क्या होता है। चलो अभी आगे देखेंगे डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन भी एक शब्द हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ता है। डिप्रिसिएशन इज फॉल in value of fixed asset because of use or with effects of time. Depreciation is fall in value of fixed asset. फिक्स एसेट जो हमारी है बिजनेस की, उसकी वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि उसका जो भी इफ्लेक्स विथ इफ्लेक्स कॉस्ट है, यूज होता है, तो उसका लाइफ कमी हो जाता है। टाइम अगर देखिए, हम अभी मैंने कार लिया और कार का लाइफ है 10 साल, 10 साल कार का लाइफ है, तो 10 साल तक ही वो हमारे पास रहेंगे। 10 साल के बाद हम उसका डिप्रिसिएशन नहीं लेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। अगर वो भी हमें 10 साल के बाद भी हमारे पास रह गई तो वो हमारे पास बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखेंगी, पर हम उसका यूज़ कर सकते हैं। पर उसकी लाइफ कितनी? 10 साल। यानी एग्जांपल के लिए देखिए, एक मशीन है हमारे पास, उसकी कीमत है 5 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ मशीन 5 लाख, इस्टीमेटेड लाइफ है उसका 10 ईयर, 10 ईयर, 10 साल का लाइफ है। कैलकुलेशन डिप्रिसिएशन पर ईयर, कितना डिप्रिसिएशन आएगा पर ईयर? सोल्यूशन क्या है? डिप्रिसिएशन पर ईयर 5 लाख डिवाइडेड 10 ईयर इज इक्वल टू 50,000 पर ईयर। 50,000 रुपये से कम हो के 10वें साल में ये वैल्यू हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होंगी। अगर वो मशीन हमारे पास है तो उसका बोनस लाइफ हम यूज कर रहे हैं, और उसका वैल्यू कम हो जाता है, उसे हम डिप्रिसिएशन कहेंगे। इतना तो आइडिया आ गया। देखिए आज हमने क्या देखा, हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन शुरुआत किया था। उसके पहले हमने अकाउंट के बेसिक 5 वर्ड भी समझ लिए थे। बेसिक बिजनेस ट्रांजैक्शन से हमने देख के आज हमने डिप्रिसिएशन देखा, डिप्रिसिएशन तक सब हमने समझ लिया। अभी आगे हमें क्या करने का है, हमें जितना भी हमने समझ लिया है बेसिक कंसेप्ट से, बिजनेस ट्रांजैक्शन से आज तक डिप्रिसिएशन, ये 22वां शब्द है हमारा डिप्रिसिएशन। जितने भी शब्द हमारे ये सब अच्छी तरीके से समझने के लिए, थ्योरी तो समझ लिया, अभी न्यूमेरिकल कंसेप्ट हमें समझने की है। संख्यात्मक डेफिनेशन से हम अच्छी तरीके से समझ लेंगे। एक आध 2 सेशन और होंगे, उसके बाद ही हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एंट्री रिकॉर्ड करना शुरू करने वाले हैं। चलो थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगली वीडियो में।